हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये होगी आपकी 10th ऑफ फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। अपनी हमने फर्स्ट फरवरी से स्टार्ट कर दी है अपनी करंट अफेयर्स की क्लास फिर से दोबारा से, और ये अब रेगुलर चल रही है। आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहती है। एंड एज यू ऑल नो दैट हियर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी हमारे साथ केवीएस की पीआरटी और टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिंपल सा 8638008832 इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर दें, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, द जोरावर क्लासेस फॉर केवीएस प्रिपरेशन। आप साथ साथ में उसे भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरस्टार क्वेश्चन। ओके, बाय विच ईयर यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी द फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री रेलवे इन द वर्ल्ड? और ये उन्होंने कहा है कि हमें लगभग 10 साल और लग जाएंगे, 2030 तक हम ये मुकाम हासिल कर लेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा है कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली और नवीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीकरण ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी भारत सरकार है वो कब तक प्लान कर रही है भारत को विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की, सो योर आंसर विल बी 2030 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सेकंड आज का। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, दैट्स मीन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया है? अब नियुक्ति आ गई तो अपने आप ऑटोमेटिक ये स्टार क्वेश्चन हो गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और ये चुने गए हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम हमारे अगले चेयरमैन होंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। इन्हें 3 साल के लिए चुना गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सुब्रमण्यम L&T के मुख्य कार्यपाल अधिकारी यानी दैट्स मीन CEO और प्रबंधक निर्देशक हैं। वे लंबे समय से L&T के बुनियादी ढांचे कारोबारी की अगुवाई कर रहे हैं। L&T देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। यह भारी इंजीनियरिंग, रक्षा और पोत निर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। आपने ये देखा होगा कई जगह लिखा हुआ L&T जो लिखा रहता है ना, कई जगह जो आप देखे होंगे रोड वगैरह बनती रहती है, जो उनमें बोर्ड्स है उन पे लिखा रहता है। बहुत बड़ी कंपनी है इंजीनियरिंग के दिशा में देखे जाए तो, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाने या जितने भी बड़े बड़े काम है वो सारे करती हैं, ठीक है। सो योर नेक्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो चेयरमैन होंगे ही विल बी एस.एन. सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग, इंडिया रैंक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लिस्ट ऑफ इनोवेशन इंडेक्स 2021, और भारत है इसमें 50वें स्थान पर। ध्यान रखना है 2021 है, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ इनोवेशन इंडेक्स 2021। ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताजा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इस लिस्ट टैग में दुनिया के इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर आया है। इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है, अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है, और चीन एक स्थान से गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। जर्मनी इस साल 4थे स्थान पर। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कौन है, सो दे आर साउथ कोरियंस, और हम जो हैं इंडियंस जो हैं वी आर ऑन 50th रैंक, ओके, इन द इनोवेशन इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट हैज द 4G सर्विस बीइंग रिस्टोर्ड आफ्टर 18th month
फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में काफी टाइम से जो है ये बंद चल रही थी हमारी इंटरनेट सेवाएं, और उनको बहाल कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवाएं बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया था। और अब जो है वो जो आपका पाबंदी जो थी वो हटा ली गई है और 4G की सेवाएं जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बहाल कर दी गई है। ठीक है, 18 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? Which of the following country has announced to set up a new platform to monitor emissions of polluting industries? और ये काम किया है आपका चीन ने। ठीक है, चीन ने जो है कहा है कि भाई हम जो है पूरी दुनिया पे नजर रखेंगे कि कौन ज्यादा किस तरीके से प्रदूषण जो है फैला रहा है। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमियों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने की मदद करेगा। चीन में कुल 2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधाएं, कंपनियां और संस्थाओं को अस्पष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करने हेतु परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। ये अभी चीन में ही किया जा रहा है, ठीक ना। चीन, मैंने दुनिया बोला था ना, तो चीन सिर्फ अपने देश पे इस तरीके से नजर रखेगा और एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो स्थापित कर रहे हैं जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखी जा सके। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 6। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which former tennis player of India has died recently at the age of 81? And he is अख्तर अली हैं जिनका निधन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ना कई बार ऐसा भी आ जाता है कि हाल ही में अख्तर अली का जिनका जो निधन हुआ है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं वो जो है पूर्व मतलब टेनिस खिलाड़ी थे, उनका संबंध जो है वो टेनिस से है। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अख्तर अली ने साल 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो ध्यान रखना है 81 वर्ष की उम्र में अख्तर अली जो बंगाल से रिलेट करते थे उनका निधन हो गया और उनका गेम था टेनिस। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरस्टार क्वेश्चन है, ठीक है। What percentage of the repo rate has been retained by the RBI in the bi-monthly meeting of Monetary Policy Committee on 5th February 2021? और ये 4% था, 4% को ही इन्होंने कंटिन्यू किया है रेपो रेट को, जो अभी 5 फरवरी को एक मीटिंग रखी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रखने का अनुमान जताया है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया गया है। तो रेपो रेट जो है वो पहले भी 4% था इससे पहले, और जो 5 फरवरी की इनकी जो मीटिंग रही है उसमें भी 4% रखने का निर्णय जो है वो कंटिन्यू किया गया है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 8। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मनाते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी का मैंने कल भी आपको एक बताया था, उस दिन क्या मनाते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं करके कि 4 फरवरी को हम और क्या मनाते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको कल। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों, मान्यताओं और सहिष्णुताओं को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। ठीक है, तो भैया 4 फरवरी को आपको पता होगा, मैंने कल बताया था कि कैंसर डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हम एड्स डे मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे, और 4 फरवरी को ही हम अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन फेडरिटी डे भी मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 9th। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी? और ये किया है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर गजनवी पूछा जाता है कि गजनवी कहाँ है, तो गजनवी इज इन पाकिस्तान। ठीक है ना, मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया है कि जस्ट मिसाइल का नाम, एक नया नाम आया है और वो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है। इससे पहले परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था। भैया अपनी एजुकेशन पे खर्च करो, ठीक है ना। ये जो इतने बेकार की चीजें कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की सलाह है मेरी, अपनी एजुकेशन पे खर्च करें सब, ठीक है, तो शायद कुछ आपका भविष्य सुधरे। आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया है? टू व्हाट डेट has the central government extended the tenure of the Rohini Commission to submit a report on sub-categorization of the other backward classes OBC? और ये बढ़ा दिया गया आपका 31 जुलाई 2021 तक, यानी कि करीब करीब 4 महीने और समय दे दिया गया, 4.5 महीने का। ठीक है, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है। तो भाई सिंपल सा है, रोहिणी आयोग जो ओबीसी की अपनी उप श्रेणीकरण की रिपोर्ट जो उन्हें देनी है, उसका कार्यकाल अब 4.5 महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। ठीक, so these are the top 10 questions for today for 10th of February. I hope you like it and आप अपना हिंदी क्लास के लिए तैयार हो जाएं जो 11 बजे होगी। ठीक है, चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर।